दोस्तों लबासना तो आप सभी का ड्रीम होगा ना। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन चाहता है कि अगले साल वो लबासना में ऐसे ही एक पिक्चर खींचे अपनी। देखिए, यूपीएससी की जो जर्नी है ना, ये लबासना तक पहुंचने की जो जर्नी है वो आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि 4 अलग अलग ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें आप बहुत डिफ़िकल्टी फील करते हैं। आपको ये नहीं पता कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। कई बार आपके पास कोई फ्रेंड, फिलॉसफर और गाइड भी नहीं होता जो आपको ये बता सके कि यार कहाँ गलती हो रही है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है। चिंता ना करें, मैं हूं ना। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इन 4 फेजेस में आप क्या क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं और उनमें कैसे आपको रिएक्ट करना चाहिए और कैसे आप बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन उसका निकाल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए हमारा जीएस फाउंडेशन कोर्स यानी प्रारंभ आ चुका है। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे। आइए अब जानते हैं पहले फेज के बारे में। देखिए, पहला फेज है जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब ये आप बिल्कुल उस तरह से लगा सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। वो अपने माँ बाप, परिवार और दोस्तों से सीखता है इस दुनिया के बारे में। तो ऐसा ही ये फेज है जहां पर आप यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में जानने की उत्सुकता तो रखते हैं, बट आपके साथ दिक्कत बताऊं क्या आती है, जो मेरे साथ भी आई थी। प्रॉब्लम ये आती है कि इसके बारे में बताने के लिए कोई ना तो फ्रेंड है, ना फैमिली में कोई ऐसा है जिसने इस चीज़ की प्रिपरेशन की होगी, या कोई दूर दूर तक आपका रिश्तेदार भी नहीं है जिसने इस एग्ज़ाम के बारे में सोचा होगा। पहले फेज में प्रॉब्लम ये आती है कि आपको पता ही नहीं कि तैयारी स्टार्ट कैसे करूं। ये मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तो मेरी फैमिली में किसी ने भी यूपीएससी की तैयारी नहीं की थी और मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि यार कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, कौन सी किताब पढ़नी है। इवन वो भी एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि आपको रिलाय करना है उन चीज़ों के ऊपर जहाँ से आपको सटीक नॉलेज मिल सके। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, यूपीएससी का सिलेबस देखिए, जिससे आपको सबसे ज़्यादा पता लगेगा कि यूपीएससी की डिमांड है क्या। फिर उसके बाद रिसोर्सेज को चूज करेंगे हम। यानी कि दूसरा स्टेप यहाँ पर जो आता है वो प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज सही कैसे करूं मैं अपने। अब रिसोर्सेज चुनते हुए ना आपको इन दोनों ऊपर वाली चीज़ों का हेल्प लेना है। कैसे? भैया, आप मान लीजिए कोई किताब खरीद रहे हैं, उस किताब में से देखिए कि कितना प्रीवियसली यूपीएससी ने पूछा है। अगर उसमें से पूछा है ना, तभी उस रिसोर्सेज को यूज़ करने का फ़ायदा है, अदरवाइज नहीं। नहीं तो मार्केट में तो ऐसी बहुत सी मिथ हैं कि आप ये किताब खरीद लो, इसमें से सब कुछ आता है, ये किताब खरीद लो, इसमें से सब कुछ आता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है हमें। टॉपर्स भी बहुत कुछ कहते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना है, जहां पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो या सिलेबस को देख सकते हो। अगर आपने राइट रिसोर्सेज राइट टाइम पे चूज कर लिए ना, तो कभी पछतावा नहीं होगा। नहीं तो कई बार ऐसी कसक रह जाती ना दिल में कि यार यूपीएससी हो सकता था अगर मेरे को सही टाइम पे गाइडेंस मिल सके। अब इसमें हम भी आपकी हेल्प करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आप हमारी वीडियोस वगैरह में देखते हैं कि कई बार हम रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं कि कैसे आप अपने रिसोर्सेज को रिफाइन कर सकें। तो सबसे पहली परेशानी आपकी यहाँ पर दूर हो जाती है कि भैया प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। अगर मान लीजिए फिर भी आपको रिसोर्सेज के बारे में इतनी नॉलेज नहीं मिल पा रही ना, तो चिंता नहीं करनी है। हम तीसरे स्टेप की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प कर सकता है। बट आप सोचते होंगे यार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस इतनी ज़्यादा है, पता नहीं सिलेबस पूरा कराएंगे कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, 2-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट को शॉर्टलिस्ट कीजिए। मान लीजिए आपने ओनली आईएएस को शॉर्टलिस्ट किया। आपने सोचा कि यार इनके प्रारंभ बैच में क्या कुछ कराते हैं, मुझे इसके बारे में पता लग जाए ना, तो शायद मैं इनका कोर्स ले लेता हूँ। तो आप क्या कीजिए, आप माइक्रो लिस्टिंग देखिए कि एक सब्जेक्ट के अंदर वो कौन कौन से टॉपिक कवर करते हैं। अगर वो माइक्रो लिस्टिंग आप देखेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि यूपीएससी सिलेबस वहां से कवर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस तो आपके पास है ना। अब वो नॉलेज अगर आपको बेस मिलता है तो आप कोचिंग के लिए भी जा सकते हैं। अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे तो आप कोचिंग के लिए भी जा सकते हैं, अगर वो ठीक से आपका सिलेबस पूरा कवर करवा रहे हो तो।
या आप ऑनलाइन मार्केट वगैरह में देखेंगे तो आपको कई बार नोट्स मिल जाते हैं। तो आप क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये देखिए कि उनके पढ़ाए हुए में से कितना आया है। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। मान लो आपने प्रारंभ ज्वाइन करना है तो आप क्या कीजिए कि पिछले वाले प्रारंभ के नोट्स वगैरह अगर आपको मार्केट में से मिल जाते हैं तो उसमें देखिए कि क्या इनके कराए हुए में से कुछ आता है या नहीं, और फिर डिसाइड कीजिए कि ये कोचिंग लेनी है या नहीं। अब इसके बाद दूसरे फेज में आते हैं, प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या डिफिकल्टी आप फेस करते हैं। अब देखिए प्रिपरेशन के दौरान 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं। पहला, आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं जो कि सबसे डिफिकल्ट है। फिर आप मेंस के लिए तैयारी करते हैं और लास्ट है आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट, आप जो भी कहना चाहें। तो इन तीनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। अलग अलग इन द सेंस कि भैया प्री और मेंस आप एक साथ भी लेके चल सकते हैं, बट जब आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो टोटली डिफरेंट हो सकती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, ये शायद आपको पता भी हो या आप ना भी पता हो, बट इस वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा। जैसे मेंस का एक टॉपिक है पॉवर्टी। अब पॉवर्टी के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स में अलग तरह की इंफॉर्मेशन आपसे चाहता है और मेंस में अलग तरह की इंफॉर्मेशन चाहता है। जैसे हो सकता है इन्फ्लेशन के बारे में आपको एक क्वेश्चन आए, अगर मेंस में आया तो टोटली डिमांड अलग है। वहां पर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, क्या कुछ है, इनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर प्रीलिम्स की बात करें, हो सकता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, फिस्कल पॉलिसी के ऊपर आ जाए, या डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपकी इन्फ्लेशन होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो यहां टोटली डिमांड अलग है। तो आपको यह समझ के चलना होगा कि भैया मेंस के लिए जो टॉपिक है तैयार किए मैंने, उसमें से कुछ एक पार्ट प्रीलिम्स के लिए अलग हो सकता है। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपको सेग्रीगेट करनी होगी। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे अगर आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, खासकर मैं मेंस की बात कर रहा हूं, आप देखेंगे कि लक्ष्मीकांत इतनी कारगर बुक नहीं है उसके लिए। मेंस की जब तैयारी की बात करते हैं तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत की नॉलेज से सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ये छोड़ दीजिए कि आप उसको सही से आंसर कर पाएंगे, आप उसकी शुरुआत भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर किस तरह के रिसोर्सेज आपको चाहिए ये आपको देखना होगा। अगर मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स भी फॉलो कर रहे हैं या कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको ये चीज देखनी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं क्या उसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाया जा रहा है। अब जैसे हम इस डिमांड को समझते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे को ये मान के चलते कि उसे कुछ नहीं आता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट करते हैं जहां पर आपको एनसीईआरटीज कराई जाती हैं। एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं, आपको टेस्ट दिया जाता है, आपकी नॉलेज चेक की जाती है, वहां पर आपकी गलतियों को सुधारा जाता है एंड देन यू विल गो टू दी नेक्स्ट पार्ट जहां पर एडवांस कोर्सेज आपके स्टार्ट होते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहती है और फिर वीकली आपका करंट अफेयर सेशन रहता है, प्लस परफॉर्मेंस फीडबैक सेशंस वगैरह रहते हैं और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। देन इसके बाद संडे को आपका डाउट सेशंस होते हैं। जैसे मान लो वीक में आपने जो भी पढ़ा उसका डाउट जो भी हो आपका, वो चीज़ें यहाँ पर कवर होती हैं। और मंथली बेसिस पे आपको सब्जेक्ट कंप्लीट होने पे टेस्ट होते हैं एज पर शेड्यूल, और मंथली सीसैट के लाइव डाउट सेशन भी रहते हैं। अब इसमें फेज 3 आता है जब आप प्रीलिम्स के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए डिमांड ये रहती है कि आप कैसे करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो आपने उड़ान 500 या उड़ान प्लस के बारे में सुना होगा ना, तो वैसी सी एक मैगजीन आती है जिससे आपके प्रीलिम्स में रिवीजन में आपको हेल्प मिले। और कुछ ऐसे रिवीजन मॉड्यूल भी हमने डिज़ाइन करे हैं जो आपकी प्रीलिम्स की डिमांड को फुलफिल कर सकें। इसके अलावा टेस्ट तो है ही है, जैसे आपने उड़ान के बारे में देखा ना, तो ऐसे रिवीजन मॉड्यूल आते हैं। देन मेंस में भी कुछ इसी तरह का हमारा फंडा रहता है कि भैया आपको रिवीजन के लिए प्रहार मिलती है। देन मेंस की सेक्शनल आपको टेस्ट होते हैं और फुल लेंथ टेस्ट होते हैं जहां पर आपकी असेसमेंट की जाती है, टाइमली आपको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। और भी इस कोर्स में आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ सेशन होते हैं जहां पर आपके इंटरव्यू स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने आज आपको पढ़ाया एक टॉपिक अबाउट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। तो बच्चों के बीच में डिबेट ऑर्गेनाइज की जाती है जहां पर बच्चे एक दूसरे से अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत नैरो माइंडेड होके सोचते हैं और अपनी सोच को बढ़ाने के लिए
ये चीज़ काफ़ी कारगर रहती है। अब ये चीज़ें हमने यहाँ पर कहाँ से लेके आए, क्यों लेके आए, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। देखिए, हम जितने भी टीचर हैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम पे ना ऑफलाइन क्लासेस में रहे हैं, तो हम क्या करते थे यूजुअली, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या करता था यूजुअली, चाय की टपरी पे अपने दोस्तों के साथ ना न्यूज़पेपर की डिस्कशन करता था। इससे मुझे न्यूज़पेपर याद करने में ना काफ़ी हेल्प मिलती थी। बट ये चीज़ें तो अब आज के दौर में आप मिस करते होंगे ना। मान लीजिए आप यहाँ पर आके ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकते, आप ऑनलाइन मोड में जा रहे हैं, बट आपको वो पर्सपेक्टिव तो चाहिए ना, जहाँ पर आप अपने दिमाग को और ज़्यादा वाइड और ओपन कर सकें। तो यूपीएससी प्रिपरेशन में जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, किन किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पे तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकूं। देखिए, यूपीएससी एग्ज़ाम अपने आप में एक ऐसा सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, और लर्निंग तो ताउम्र चलती है ना। तो ये आपका दौर जो है, इवन आप सिलेक्ट होते हैं उसके बाद भी चलता है। आप नई नई चीज़ों के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। मतलब प्रिपरेशन में आपको पैनिक नहीं होना है। जैसे अभी का दौर जो चल रहा है, आप प्रीलिम्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर चुके होंगे। आपके दिमाग में एक टेंशन चल रही होगी, यार टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट में पता नहीं कितने नंबर आएंगे, कैसे मैं अपने टेस्ट सीरीज को फुलफिल कर पाऊंगा, पूरा कर पाऊंगा। तो वो सब दिमाग में चल रहा होता है और हम टेस्ट सीरीज के दौरान सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, डैट इज नंबर। लेकिन यारों, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, नंबर इतने मायने नहीं रखते इन टेस्ट सीरीज में। नंबर तो सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम के ही मायने रखते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, उसके टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे नंबर आते थे, बट वो प्रीलिम्स कभी भी नहीं क्लियर कर पाया, बिकॉज टेस्ट सीरीज में ये 110 120 नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है प्रीलिम्स में उस चीज़ को आप रेप्लिकेट कर पाएंगे कि नहीं। टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको सीखने के लिए दी गई है, जहां पर आप इस चीज़ की नॉलेज गेन करें कि भैया अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें, उस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है। दूसरी चीज, अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसमें कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तीसरी चीज, जब आपको पता लग गया है कि आप कौन से एरिया में गलती कर रहे हैं, तो उसमें सुधार लाने के लिए आपको रिपीटेड रिवीजन करनी चाहिए, आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि उस टेस्ट के नंबर पे। उस टेस्ट के कोई मायने नहीं है यार। फिर तीसरा फेज आता है आपका बिफोर एग्जाम। परेशानियां बढ़ने लगती हैं, रात की नींद उड़ने लगती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहली बार मेंस लिख रहा था तो मुझे अपने पहले एग्ज़ाम से पहले सिर्फ 2 घंटे ही नींद आई थी, क्योंकि मुझे ये टेंशन होती थी यार कि मैं वाकई में पूरा पेपर ख़त्म कर भी पाऊँगा। अगर कर भी लिया, क्या जो मैंने पढ़ा है वो भी आएगा। तो ये डर हमेशा रहता है यार। यूपीएससी प्रिपरेशन में डर का माहौल तो ऐसा कॉमन है जैसे अफगानिस्तान में तालिबान। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। प्रीलिम्स से पहले कई कई रात तक आपको नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? तैयारी सब है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको ये भरोसा नहीं है कि यूपीएससी किस तरह का एग्ज़ाम देने वाला है। मतलब जो आपको पेपर दिया गया है उसमें देखते ही आपकी सिट्टी बिट्टी गुल तो नहीं हो जाएगी, मतलब होश तो नहीं उड़ने वाले। देखिए, होता ये है, यूपीएससी आपकी दिमाग के साथ खेलती है। कैसे? मैं एग्जांपल दे सकता हूँ इसका। आप कभी भी देखना, जो सीनियर होंगे वो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इन 25 में से ना 5 या 7 ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पता होगा। एक्चुअल में होता यही है। आप पैनिक करेंगे इसके बाद, और पैनिक करेंगे तो बाद के जो आपको क्वेश्चन आते भी होंगे ना, आप उनको भी गलत कराएंगे, क्योंकि आपको सोचने और समझने की आपकी जो क्षमता है आप वो खो चुके हैं। खोते कैसे? आप जब पैनिक करते हैं ना, तो आपको ये लगता है यार इस साल की सारी मेहनत बर्बाद होगी, अब क्या होगा मेरा। और जब ये पैनिक अटैक आता है ना, तो अच्छे अच्छे जमीन छोड़ के भाग जाते हैं। तो यूपीएससी यहाँ पर आपको उस पैनिक अटैक के लिए तैयार कर रहा है कि आपके सामने किसी भी तरह की परिस्थिति हो, जब आप ऑफिसर बने तो आप पैनिक ना करें, आप चीज़ों को रैशनली, ढंग से, ठीक से सोच विचार के करें। देन मेंस में भी यही चीज़ होती है। एक दिन में 2 पेपर लिखना बहुत डिफिकल्ट टास्क है यार। सही बता रहा हूँ, हाथों की नसें दुखने लग जाती हैं।
और इसलिए दुखती है बिकॉज एक तो राइटिंग प्रैक्टिस होती नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ मेन से कुछ दिन पहले ही, मतलब आप ये लगा लीजिए 3-4 महीने पहले ही लिखना स्टार्ट करें, तो उनके लिए तो ये और भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि 6-7 मिनट में आंसर लिखना, सोचना, सब कुछ इसी में है और ये भी पैनिक ही तो क्रिएट करता है और फिर आप गलतियां करते हैं। इसमें मैं हमेशा एक चीज किया करता था, मैं करता था कि 30 सेकंड स्टार्टिंग के हर क्वेश्चन से पहले अपने दिमाग में एक फ्लो चार्ट बनाता था कि मेरे को आंसर में लिखना क्या है और फिर उसको रेप्लिकेट करता था। अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना, मतलब ऐसा है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करते रहेंगे और ये आदत डालेंगे कि पहले आप क्वेश्चन को समझें और फिर उसका आंसर करें, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा रह सकता है। और सेम पैनिक तो इंटरव्यू में भी होता है यार। जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एजुकेशन के बारे में और वहाँ पर मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो और आपको इंजीनियरिंग का कुछ नहीं पता, भैया फर्क नहीं पड़ता उस क्वेश्चन का, बट बात यह है अगर आप गलत जवाब दोगे तो भी दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं और पैनल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो कोशिश कीजिए कि पैनिक ना करें। पैनिक नहीं करोगे ना तो गेम अपने हाथ में ही है। देन नेक्स्ट फेज आता है आपका रिजल्ट के बाद। अब ऐसे भी डायलॉग सुनने को मिलते हैं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन बात यह है मेरे यार कि जब आप इस चीज से गुजर रहे हैं, आप अपने आप को संभालिए। ये दुनिया तो मजे लेने के लिए ही पैदा हुई है। खासकर रिलेटिव्स, फ्रेंड आपका मजाक उड़ाएंगे। आपके दिमाग में 100 चीजें चल रही होंगी यार कि टेस्ट सीरीज में मेरा स्कोर अच्छा था, मैंने तो डेली न्यूज़पेपर सब पढ़े हैं, देन रिवीजन की थी अच्छे से, मेरी सेहत खराब थी लेकिन मैं फिर भी पढ़ा हूं, डैड की रिटायरमेंट नजदीक है, मॉम बीमार है, लाइफ में 100 प्रॉब्लम है। लेकिन बात यह है कि अगर आपने अपना सपना सच करना है तो एफर्ट डालनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपका अभी मेंस का रिजल्ट आया हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी शुरुआत स्टार्टिंग से करनी होगी। एक एक किताब फिर से पढ़नी होगी। मैं मानता हूं यार ये बहुत तकलीफदायक होता है। लक्ष्मीकांत मैंने 15 से 20 बार पढ़ी है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये ड्रीम देखा है आपने तो उसे फुलफिल करना होगा और उसके लिए आग चाहिए अंदर। और जब तक ये आग आपके अंदर है ना, तो आपको ऑफिसर बनने से कोई रोक नहीं सकता। सब चीज होंगी यार, टाइम पे होंगी, लेकिन अच्छी चीजों को होने के लिए कुछ समय लगता है। तो हमें खुद को समय देना होगा, हमें खुद को प्रूव करना है और वो प्रूव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और वी बिलीव इन स्मार्ट वर्क एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। अब इस चीज के लिए आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए, ओनली आईएएस की कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।